हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिटायरमेंट कम एडमिशन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। सीए फाउंडेशन मई 22 के आरटीपी का कर रहे हैं। एक बंदा रिटायर हो रहा है और एक बंदा एडमिट हो रहा है। एक्मे एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर्स ए, बी एंड सी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4। तो 20 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो 10 रुपया ए को मिलेगा, 6 रुपए बी को मिलेंगे और 4 रुपए सी को मिलेंगे। 10 + 6 + 4 is 20। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। ए का कैपिटल, बी, सी, रिजर्व्स, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो ये जो 60,000 रुपया है वो प्रॉफिट है जो ए, बी और सी ने कमाया है। लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अकाउंट ही होता है। आई विल रिपीट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज बैंक अकाउंट ओनली, इट्स अ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक। ठीक है, डेबिट बैलेंस फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट बी विल रिटायर। तो जो सेकेंड पर्सन है वो रिटायर हो रहे हैं एंड इन हिज प्लेस एफ विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर with effect from 1st April. For this purpose, following adjustments are to be made. Goodwill is to be valued at rupees 3 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. तो गुडविल का वैल्यू दे दिया है 3 लाख। अब ये 3 लाख गुडविल ऑफ द फर्म है एंड दे डोंट वांट गुडविल टू अपीयर इन द बुक्स। ऐसा नहीं है कि गुडविल का एंट्री नहीं करना है, गुडविल का एंट्री तो करना है, पर गुडविल का नाम बुक्स में नहीं लिखना है। आगे, बिल्डिंग एंड प्लांट आर टू बी डिप्रिशिएटेड, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये जब सम करेंगे तब डिटेल में देखेंगे इसको। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 6 lakhs विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए, बी एंड सी। ये थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है ना, तो इट शुड बी ए, सी एंड एफ। सी तो है तो ये बी नहीं है, इट शुड बी ए, सी एंड एफ इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1। surplus of funds if any will be used for repaying bank overdraft। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी है 1,32,000 उसको कम कर देंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा बी का, उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द न्यू बैलेंस शीट। तो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये नई बैलेंस शीट है, इधर ये कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट 4 जन का बनाना पड़ेगा, ए, बी, सी और एफ। ठीक है ना, बी भाई साहब रिटायर हो रहे हैं और एफ भाई साहब नए एडमिट हो रहे हैं। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करूंगा मैं बताता हूं। तो मैं ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से फिगर्स को जहां लिखना है, जैसे बैंक अकाउंट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट में लिखूंगा, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा, वैसे ये बैलेंस शीट से एक एक चीज लिखते जाऊंगा। जहां जहां एडजस्टमेंट्स हैं उसको मैं इनर कॉलम में लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो कैपिटल 2,40,000, 60 और 90। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया 2,40,000। उसके बाद आ गया नेक्स्ट है 60,000, 60,000 है बेटा, और नेक्स्ट फिगर है 90,000। यस, तो नेक्स्ट फिगर है 90,000। ये आपका हो गया कैपिटल का बैलेंस। अब सेकंड क्या बोला गया है, रिजर्व 60,000 है। रिजर्व्स को हमें बांटना है 10:6:4 में। तो मैं इधर वर्किंग बना लेता हूं, रिजर्व्स। तो ए को कितना मिलेगा बेटा
60,000 इंटू 10/20, तो 60,000 अपॉन इंटू 10/20 का वैल्यू होता है 30,000। फिर बी को कितना मिलेगा, 60,000 इंटू 6/20, तो ये अमाउंट हो जाएगा 18,000। और फिर सी आ जाता है, उसको मिलेगा 60,000 इंटू 4/20, तो ये अमाउंट कितना होता है 12,000। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, रिजर्व्स को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल, तो 30, 18 और 12 ABC में इधर आ जाएगा बाय रिजर्व्स अकाउंट। 30,000, 18,000 और 12,000। ओके, रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख। क्या इसमें कोई चेंज हुआ है बेटा, नहीं सर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें लिख देते हैं लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट सीधा बाहर के कॉलम में लिख दिया 9 लाख। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमें एक अकाउंट बनाने को बोला गया है, एक और फॉर्मेट बनाते हैं हम, नीचे कॉपी करते हैं, इधर आ गया, और ये जो रिजर्व्स हैं उसको हम नीचे ले लेते हैं, वर्किंग नोट नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया बैंक अकाउंट का। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो मैं इधर लिखता हूं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना है बेटा, 1,32,000। उसके बाद ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ट्रेड पेएबल्स 5,10,000। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम बैलेंस शीट से 1 बाय 1 फिगर्स उठा रहे हैं, जहां पे चेंजेस है उसे इनर कॉलम में लिखेंगे और जहां चेंजेस नहीं है उसे आउटर कॉलम में। लैंड, तो लैंड में कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ है, नहीं है सर, तो लैंड लिख लेते हैं सीधा बाहर के कॉलम में। लैंड आ गया 30,000 रुपया। फिर बिल्डिंग में कोई चेंज है, हाँ सर बिल्डिंग में चेंज है, तो बिल्डिंग हमने लिख दिया इनर कॉलम में 6 लाख, और फिर एक रो ब्लैंक छोड़ देंगे। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज, हाँ सर है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में 3,90,000, इनर कॉलम एक रो छोड़ दिया। फर्नीचर में कोई चेंज है, नहीं सर नहीं है, तो फर्नीचर सीधा बाहर लिख सकते हैं 1,29,000। फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज है, हाँ सर है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज है, इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर लेकर जा रहा है, तो उसे मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब वो लेकर जाएगा तो 1 अप्रैल को हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचेगा ही नहीं, तो हम नहीं लिख रहे हैं। इन्वेंट्रीज में कोई चेंज, नहीं सर इन्वेंट्रीज में नहीं, तो इन्वेंट्रीज बाहर लिख देते हैं, इन्वेंट्रीज है आपका 3,90,000। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला डाल के रखा है तो वो डिलीट कर देता हूं, ठीक है, हाँ जी। इन्वेंट्रीज के बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज ऑफ कोर्स है, बहुत बड़ा चेंज है, उसमें आरडीडी प्रोवाइड करने को बोला है, तो 4,17,000। तो ये मैंने पहला स्टेप किया, बैलेंस शीट को पूरा खाली कर दिया, या तो नई बैलेंस शीट में लिखा या कैपिटल में लिखा। अब गुडविल का एडजस्टमेंट है ना, जो लास्ट में करता हूं, काफी बच्चे गुडविल के एडजस्टमेंट में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये सम में जो मार्क्स हैं वो सिर्फ गुडविल के थोड़ी ना है, सिर्फ बैलेंस शीट टैली करने के थोड़ी ना है, सब चीज के थोड़े 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 मार्क्स होते हैं। तो जो चीज आसान है, जो आती है आपको, वो सब लिख दो। जैसे इफ आई आस्क यू रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो तो इजी है ना कैलकुलेट करना, तो उसके मार्क्स हैं अपने। गुडविल का एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करता है, तो डोंट वरी अबाउट एनी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स इफ यू डोंट नो, बिकॉज जो भी मार्क्स होंगे वो सिर्फ वो एक एडजस्टमेंट के नहीं है, पूरे सम के हैं। ओके, सो डोंट गेट पैनिक अगर आपको कोई चीज नहीं आता है एग्जाम में। तो गुडविल को मैं अभी छोड़ देता हूं, बार लास्ट में करेंगे। बिल्डिंग 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो लेस
डेप्रिसिएशन 6 लाख का 5% होता है 30,000 रुपया। तो इधर अगर मैं आउटर कॉलम में लिख दूं तो अमाउंट आ जाएगा 570। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि जैसे ही फिगर्स आपको पता है कि एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया तो फिगर को बाहर लिख दो तुरंत, एंड सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं। तो ये 30,000 हमारा लॉस है जो रिवैल्यूएशन में हम डेबिट करेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। तो अमाउंट आपका आ गया 30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको 20% से डिप्रिशिएट करना है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूं, लेस डिप्रिसिएशन 3,90,000 का 20%, यानी कि 78,000 से आपका प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है बेटा 78,000। तो ये बाहर लिख दिया हमने और अभी रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 78,000। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स इज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 45। तो इन्वेस्टमेंट हमारा है 36,000 का। अब पहले क्या करो, पहले आप ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं कितने में 45 में, मतलब 9,000 का प्रॉफिट। तो मैं इधर एक जर्नल एंट्री लिख रहा हूं आपकी समझ के लिए। तो पहले अगर इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा 45,000, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 45,000। तो अगर इसको मुझे पोस्ट करना है तो रिवैल्यूएशन में मैं आई एम सॉरी ये अमाउंट 9,000 आएगा। प्रॉफिट तो 9,000 है ना, 36,000 का इन्वेस्टमेंट था जिसको रिवैल्यू कर रहे हैं 45 में, तो प्रॉफिट कितना है 9,000 का। तो उसे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूं बाय इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा 9,000, 36 का 45। अब मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एंट्री नहीं किया है, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी रिटायरिंग पार्टनर है। तो इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर, तो 20 कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और 2 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया जाएगा। कितने से, ये अमाउंट आएगा सर 45,000। सो 45,000 से पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 36 का था बैलेंस शीट में, 9 लिखा तो 45 हो गया और अब ये 45 क्रेडिट हो गया तो वो 0 हो गया। और 20 कैपिटल में डेबिट साइड पे हम लिख सकते हैं, 20 कैपिटल में आ गए हम और इधर डेबिट साइड पे लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बी के कैपिटल में सिर्फ लिखना है 45,000। अब इसका कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, ओके, सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल 20% से पीएफडीडी प्रोवाइड करना है, तो लेस पीएफडीडी मैं 20% प्रोवाइड करूंगा, 4,17,000 का 20%, ये हो गया 83,400। और अब वो फिगर को इसमें से माइनस कर दूंगा, बाहर लिखूंगा। कुछ बाकी रहता है, हाँ सर इसका सेकेंड इफेक्ट बाकी रहता है, तो इधर हमने लिख दिया टू पीएफडीडी, अमाउंट है आपका 83,400। सॉरी, अब जैसे मैंने बोला गुडविल अभी तक कुछ नहीं किया है, पर गुडविल के एडजस्टमेंट से क्या हमारा प्रॉफिट या लॉस इंपैक्ट होता है, नहीं होता है। तो हमें चाहे, मान लो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि गुडविल के एडजस्टमेंट में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है, आप रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो, उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, या लॉस है लॉस ट्रांसफर कर दो, फिर गुडविल पे आएंगे। तो मैं इधर टोटलिंग करता हूं डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल किया 1,91,400। अब वही टोटल हमने यहां लिख दिया 1,91,400। अब क्या किया, 1,91,400 में से 9,000 माइनस कर दिए, तो 1,82,400 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये लॉस है बेटा। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्रेडिट साइड पे है ना इसीलिए प्रॉफिट है, ना 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 ना, क्रेडिट साइड पे तो लिखा गया है बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड पे क्यों बैलेंसिंग फिगर लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड क्या होता है, लॉस होता है। तो ये 182,400 का लॉस है जो कि हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी
और सी। इनको क्या रेशियो में डिवाइड करना है बेटा? तो जो ओल्ड रेशियो है वो 10:6:4 है। सो 10/20, फिर 6/20 एंड 4/20, इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको मैंने डिवाइड बाई 20 कर दिया, इंटू 10 कर दिया, फिर इसको डिवाइड बाई 20 कर दिया, इंटू 6 कर दिया। आपको कैलसीपी करना है बेटा, डिवाइड बाई 20 इंटू 4। और मैं चेक कर लेता हूँ इनका टोटल सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए इधर नीचे आ रहा है 1,80,400, ये 180,400, तो टैली हो रहा है। ओके, तो अभी मुझे इसका सेकेंड इफेक्ट देना है और इसको मैंने दे दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, ए में 91,200, बी में 54,720, 54 है बेटा 720, और सी में आ जाता है 36,480। तो ये एंट्री हुआ पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अब हम आ जाते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे। तो पहले हम बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो की। सो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। तो ए का शेयर क्या था सर? ए का शेयर था 10/20 ओल्ड शेयर, बी का शेयर था 6/20 और सी का शेयर था 4/20। ठीक है, अब न्यू शेयर क्या हुआ? तो न्यू शेयर बोला है 2:2:1। न्यू शेयर बी का जो है वो तो 0 है, बी का न्यू शेयर 0 है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। ए का न्यू शेयर 2/5 है, सी का न्यू शेयर भी 2/5 है और एफ का न्यू शेयर है 1/5। अगर हम 20 का एलसीएम ले लें तो 10/20 माइनस 8/20, तो इधर आ जाएगा सैक्रिफाइस 2/20। फिर इधर सैक्रिफाइस आ जाता है आपका 6/20। इधर अगर मैं एलसीएम लूं 4/20 और इधर 8/20, तो 4 माइनस 4 अगर मैं करता हूं तो -4/20 ये गेन हुआ, -4/20, और ये 1/5 यानी कि ये भी होता है 4/20। तो अगर हम समझें तो 2 और 6 ये ए और बी ने सैक्रिफाइस किया और सी और एफ ने 4 और 4 का गेन कमाया। तो अभी गुडविल का जो एंट्री करना है वो एंट्री का नेट इफेक्ट क्या है? तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, गुडविल का क्रेडिट मिलना चाहिए उस पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस के बदले में उसको हम क्रेडिट दे रहे हैं और जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री ऐसे आप याद रख सकते हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ओके, अब गुडविल कितना है बेटा? तो गुडविल का अमाउंट जो है वो 3 लाख है। 3 लाख का अमाउंट हमें शेयर करना है। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट करेंगे, जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करेंगे। तो गेन कौन कर रहा है? सी गेन कर रहा है, तो सी कैपिटल को हमने डेबिट किया। एफ भी गेन कर रहा है सर, तो एफ के कैपिटल को भी डेबिट किया। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को क्रेडिट किया, और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी को क्रेडिट किया। तो जो वापस बोलते हैं, जो गेन कर रहे हैं उसको डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट। अब आते हैं अमाउंट पे। तो सी का अमाउंट जो है 3 लाख इंटू, अब सी कितना गेन कर रहा है? 4/20, तो 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 20, तो ये हुआ 60,000। फिर एफ कितना गेन कर रहा है? 3 लाख इंटू, वो भी तो 4/20 गेन कर रहा है, तो 4/20। तो सी एंड एफ को हम डेबिट करेंगे 60,000 से। ओके, अब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? ए 2/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 20। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 6/20, तो 3 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 20। तो 60 और 60 डेबिट होने वाले हैं, 30 और 90 क्रेडिट होने वाले हैं। तो सी के कैपिटल में हम डेबिट करेंगे 2 ए
एंड बीज कैपिटल। अब ये पोस्टिंग करने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो रूल फॉलो करने का, सेम साइड सेम अमाउंट ऑपोजिट नेम। क्या रूल है? सेम साइड सेम अमाउंट ऑपोजिट नेम। तो सी ये जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे है, तो सी को डेबिट करूंगा मैं। सेम अमाउंट, तो सी के सामने इधर जर्नल में अमाउंट कितना है 60,000, तो सी में डेबिट करूंगा 60,000। और ऑपोजिट नेम यानी नाम इधर लिख दिया हमने ए एंड बी कैपिटल। वैसे ही एफ को भी डेबिट करना है 60,000 से, तो ये डेबिट का पोस्टिंग हो गया। अब क्रेडिट करना है ए एंड बी में, तो इधर हमने लिख दिया है बाय सी एंड एफ कैपिटल। ए में क्रेडिट करना है मुझे 30,000 और बी में मुझे क्रेडिट करना है 90,000। ठीक है, सेम साइड, तो ए और बी जो है वो क्रेडिट में है, तो इसलिए मैंने एंट्री क्रेडिट में लिखा। सेम अमाउंट, ए के सामने 30 है, बी के सामने 90 है, तो अमाउंट में 30 और 90, ऑपोजिट नेम यानी सी एंड एफ का नाम। अब मुझे क्या करना होगा? अब पहले मैं रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा बाकी बचता है उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं चेक करूंगा रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है वो हाँ, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट करने के पहले एक और चीज देख लेते हैं, फिर साथ में करेंगे। और वो चीज है कि जो कैपिटल का बैलेंस है ना वो कितना होना चाहिए। तो नया बैलेंस 6 लाख रुपीज होना चाहिए। और 6 लाख रुपीज कौन से रेशियो में होना चाहिए? तो उन्होंने बोला है 2:2:1 में होना चाहिए। तो ये मैंने बनाया है कैपिटल का रेशियो 2:2:1। सो 240 और 120। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैपिटल अकाउंट में इधर बैलेंस लिख देता हूं। ए का बैलेंस होगा 2,40,000, बी तो रिटायर हो रहे हैं, सी का बैलेंस भी होगा 2,40,000 और एफ का बैलेंस होगा 1,20,000। तो अब मैं लेजर क्लोज कर रहा हूं। पहले बी का लेजर, अच्छा उसका सेकंड इफेक्ट, आई एम सॉरी, ये 240 और 120 का सेकंड इफेक्ट होगा। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे ये रहा 2,40,000, 2,40,000, 1,20,000, ये सेकंड इफेक्ट कैपिटल का। तो बाहर हमने लिख दिया 6 लाख, ये कैपिटल का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम बी के अकाउंट पे। तो बी का अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो दिख रहा है 1,68,000। वही टोटल मैं यहां पे लिख दूं 1,68,000। एंड नाउ व्हाट आई डू इज 1,68,000 में से ये दोनों फिगर माइनस कर देते हैं। तो 68,280 ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसको ट्रांसफर करेंगे बीज लोन अकाउंट में, बीज लोन अकाउंट। और इसका सेकंड इफेक्ट हम तुरंत लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा? इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे, बीज लोन 68,280। ये हो गया बीज लोन 68,280। ओके, एक और बार, बी का क्रेडिट साइड का टोटल लिखा हमने, उसको डेबिट में लिखा, उसमें से ये दो माइनस किया, तो 68,280 ये बी का लोन अकाउंट का बैलेंस आया। अब मैं ए को क्लोज करता हूं। तो इफ आई सी क्रेडिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है 3 लाख रुपया, बट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो मैं डेबिट का टोटल पहले करूंगा। ये आ गया 3,31,200। मैं यहां पे लिखूं 3,31,200। तो ये बैलेंसिंग फिगर आता है 3,31,200 माइनस 2,40,000 माइनस 30 माइनस 30। तो 31,200 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये क्या होगा? तो आप सोचिए जरा, जब न्यू एडमिशन हो रहा है तो वो लोग सोच रहे हैं कि अभी कैपिटल होना चाहिए 240, 240, 120। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ए को घर जाकर लेकर आना पड़ेगा। तो 31,200 हम इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये नया कैपिटल ए लेकर आ रहा है फर्म में 31,200। बी का तो ट्रांसफर कर दिया हमने। सी का भी इफ आई सी डेबिट साइड इज मोर, सो आई विल टेक द टोटल ऑफ डेबिट 3,36,480, 336,480, and I will say 336,480 minus 90,000 minus 12,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इतना पैसा सी घर जाकर लेकर आ रहा है। और अब बचता है एफ का डेबिट बैलेंस है, डेबिट का टोटल है 1,80,000। इफ आई राइट दैट 1,80,000 हियर,
देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी 1,80,000। तो ये एंट्री क्या हुआ बेटा? एंट्री हुआ बैंक अकाउंट को डेबिट किया और ACF के कैपिटल को क्रेडिट किया। तो हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। बैंक अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू A's कैपिटल, टू C's कैपिटल एंड टू F's कैपिटल। तो A का कैपिटल कितना है बेटा? A का बैलेंस है 31,200, 31,000, आई एम सॉरी, ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा, हाँ ये रहा। तो ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं 31,200। अच्छा, C का बैलेंस कितना आ रहा है? तो C का बैलेंस है 2,34,480। तो 2,34,480 और अभी F का बैलेंस मुझे याद है 1,80,000। एक बार चेक कर लेते हैं। F का बैलेंस 1,80,000 राइट है। तो अब मैं जाके बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। तो बैंक का डेबिट का टोटल है 445,680। I will write the same figure here 445,680 and now I will write by balance carried down. So 445,680 में से 1,32,000 में माइनस कर दूंगा तो 3,13,680। अब ध्यान से समझिए, शुरुआत में हमारा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। ओवरड्राफ्ट मतलब हमें बैंक को पैसे देने थे। अब बैंक में इतने पैसे जमा हो गए तो ये जो बैलेंस है ये नॉर्मल बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, उसके बाद अभी हमारे पैसे बैंक के पास है, तो ये एसेट हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस लिखूंगा 313,680 and if I see my balance sheet is tallying at 20,78,280। I hope आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर कम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।